नमस्कार साथियों। जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि विदित है, हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आरपीसी के द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की जो हमने एमसीक्यू की जो शुरुआत की है, उसमें आज हम तीसरा चैप्टर लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमने व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद तथा राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत, जो कि डॉक्टर डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और कुछ एमसीक्यू जो पहले एग्ज़ाम में आए थे या जो हमें ऐसे लग रहे थे कि आने वाले एग्ज़ाम में संभावित है आ सकते हैं, उन सारे एमसीक्यूज़ की जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को हमने साथ में क्लियर किया। उनसे संबंधित जो भी जिज्ञासा थी, उन जिज्ञासाओं को हमने स्पष्ट किया। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है और इस चैनल पर हमारी जो पिछली दो जो क्लासेस थी, उन क्लासेस के लिए काफ़ी ज़ोरदार हमें सपोर्ट मिला। इन सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज हम जो हमारा नया चैप्टर ले रहे हैं वो है आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो चाहे स्कूल लेक्चरर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या आरपीसी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है जिसमें एसएसटी का पार्ट है, उसमें हल्के स्तर से लेकर कुछ उच्च स्तरीय लेवल तक के जो सवाल है वो इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो हम पहले सवाल की ओर चलते हैं। जैसे पहला ये जो सवाल है वो ये है कि आमंड के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण में निवेश प्रकार्यों में कौन सा प्रकार्य मनोवैज्ञानिक आयाम पर आधारित है। यानी कि आमंड जिन 4 निवेश कार्यों की चर्चा करता है और 3 निर्गत कार्यों की चर्चा करते हैं, उसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो सामाजिक मनोविज्ञान पर आधारित है। जैसे इसके ऑप्शन है, अब हमने पहले ये देखा था कि आमंड है वो 4 प्रकार के निवेश कार्य बताता है। ठीक है, तो उन 4 कार्यों के निवेश में जो सबसे पहला जो कार्य आता है राजनीतिक समाजीकरण का है। हित समूहीकरण, हित स्पष्टीकरण और राजनीतिक संचार, ये जो चारों कार्य है, ये चारों कार्य आमंड के निवेश प्रकारों से संबंधित है। अब हमें ये पता तो चल गया है, जब हमने ये डेविड ईस्टन का व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें जो निवेश शब्दावली थी, उस निवेश शब्दावली का अर्थ ये था कि एक राजनीतिक व्यवस्था के सामने मांगे किस प्रकार से आती है, तो उन मांगों को या जो समर्थन है उनको निवेश कहा जाता है। और उसी मांगे को एक नई शब्दावली में जो प्रस्तुत किया है आमंड ने, वो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण। तो इसका जो जैसे राजनीतिक संचार जो पहला ऑप्शन है वो तो ये है कि मांगों को जो निवेश के रूप में सामने आई है उसको व्यवस्था के सामने ले जाने का जो कार्य है वो संचार कहलाता है। दूसरा है हित स्पष्टीकरण। हित स्पष्टीकरण का अर्थ है कि जो मांगे हैं उन मांगों को स्पष्ट करना, व्यवस्था के सामने लाना, राजनीतिक दलों के सामने प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं हित स्पष्टीकरण। और पहला जो निवेश कार्य था आमंड का वो था राजनीतिक समाजीकरण। अब राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं कि हम ये कहेंगे कि समाज की संस्कृति के वे पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं उसे हम कहते हैं राजनीतिक संस्कृति। और जब राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती है तो उसे हम कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण। जिस प्रकार हम कहते हैं कि सामान्य संस्कृति क्या है, सामान्य संस्कृति में आचार विचार, नियम विनियम या जो रीति रिवाज प्रथाएं वो एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती है तो हम उसको कहते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। लेकिन जब राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर अगर हस्तांतरित की जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं हम राजनीतिक समाजीकरण। तो यहां पर ये जो
सवाल है वो पूछ रहा है कि मनोवैज्ञानिक आयाम क्या है। तो मनोवैज्ञानिक आयाम का अर्थ है कि एक व्यक्ति की मन स्थिति है और उस मन स्थिति के आधार पर वो अपने राजनीतिक व्यवस्था के मुद्दों के प्रति अपने ज्ञान को प्रकट करता है, अपनी ज्ञान के आधार पर राजनीतिक संस्थाओं से लगाव महसूस करता है, वो अपने राजनीतिक ढांचे के बारे में सोचता है कि विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, मेरे अधिकार क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है। तो एक तरह से ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा मनोवैज्ञानिक आयाम पर आधारित है कि किन मुद्दों से प्रभावित होकर व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था से लगाव रखता है या किन मुद्दों के कारण व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था से स्वयं को दूर करता है, उससे अलगाव महसूस करता है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक समाजीकरण, वो मनोवैज्ञानिक आयाम पर आधारित है। अब तीसरा है हित समूहीकरण। जैसे इस चौथे ऑप्शन को अगर हम देखें, समूहीकरण का अर्थ क्या है? समूहीकरण का अर्थ है कि जो मांगे दबाव समूह के माध्यम से प्रकट की गई थी, जैसे मान लीजिए कोई यूनियन है, अगर कोई व्यापारिक यूनियन है या किसान यूनियन है, उन्होंने अपनी मांगे प्रकट की दबाव समूह के माध्यम से, तो उन मांगों को एक समूह में समूहीकरण में करने का जो काम है वो जिस संरचना के द्वारा किया जाता है उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो ये चारों निवेश कार्य, राजनीतिक संचार, हित स्पष्टीकरण, राजनीतिक समाजीकरण और हित समूहीकरण, ये आमंड का जो सिद्धांत है, जो उपागम है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, इस उपागम के निवेश कार्यों से संबंधित है और उसमें राजनीतिक समाजीकरण मनोवैज्ञानिक आयाम पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आमंड ने निवेश प्रकारों को संपादित करने के रूप में हित स्पष्टीकरण करने वाली संरचना हित समूह को कितने वर्गों में बांटा है या उसके द्वारा कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसमें देखो, हित समूह या हम ये कह सकते हैं कि दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह या दबाव समूह क्या है? ये कुछ लोगों का एक संगठन है और वो लोग सत्ता के ऊपर या सरकार के ऊपर संगठित होकर इसलिए दबाव डालते हैं कि उस हित समूह के या दबाव समूह के सदस्यों के किसी विशेष हित की या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। तो कई बार ये जो सवाल है एग्जाम में आता है या आया होगा पहले, ये हित समूह कितने प्रकार के हैं? तो इसमें आमंड है वो इनके 4 प्रकार बताता है। पहला है संस्थागत समूह या इसको नाम दिया गया है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स। दूसरा है अनियमित अनोमिक। तीसरा है गैर समुदायात्मक नॉन एसोसिएशनल। और चौथा है, शायद ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, समुदायात्मक या एसोसिएशनल। तो ये 4 प्रकार के हित समूह है। यहां पर ये जो हित समूह है वो है समुदायात्मक। अब इनके अलग अलग सदस्य है। संस्थात्मक समूह है, इसमें हम राजनीतिक दल को शामिल कर सकते हैं। जो समुदायात्मक दबाव हित समूह या दबाव समूह है उसमें हम व्यापारिक दबाव समूह को शामिल कर सकते हैं। जो गैर समुदायात्मक जो दबाव समूह है उसमें हम धार्मिक या सांस्कृतिक संगठन के आधार पर जो गठित किए गए दबाव समूह है उनको शामिल कर सकते हैं। और एक है अनियमित हित समूह, जो अचानक प्रकट होता है। कोई विशेष प्रकार की मांग थी
उस मांग को पूरा करने के लिए कोई हित समूह गठित हुआ और उसने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि ये हमारी मांग पूरी की जाए, और अगर मान लीजिए सरकार उस समूह की मांगों के समक्ष झुकती है, स्वीकार कर लेती है, और जैसे ही वो मांग पूरी हुई, उस हित समूह का जो कार्य है वो कार्य पूरा हो सकता है या पूरा हो जाता है, तो वो दबाव समूह या हित समूह तुरंत वहीं पर समाप्त हो जाता है। बाकी जो तीनों समूह है वो उस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमेशा सक्रिय रहकर कार्य करते हैं, लेकिन जो अनियमित जो हित समूह है वो एनोमिक है, वो अचानक प्रकट होता है, जैसे ही उद्देश्य पूरा हुआ उस हित समूह का काम पूरा हो जाता है तो वो समाप्त हो जाता है। अब हम जैसे हमने पहले ये कहा था कि जो निवेश प्रकार्य है, अब अपन नाम को अगर देखते हैं तो इसमें नाम ही जो सिद्धांत का है वो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। संरचना का अर्थ हम यहां पर अगर सामान्य शब्दों में कहें तो हम संस्था से ले सकते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल कैसे हैं, दबाव समूह कैसे हैं, वहां पर राजनीतिक समाजीकरण का जो काम करने वाले हैं, जैसे शिक्षण संस्थाएं कैसी है, समाज में परिवार का रूप कैसा है, ठीक है, शिक्षकों की क्या भूमिका है, या कुछ जो संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं हो सकती है वो कैसी है, उनके द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं। इन संरचनाओं के द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिए, निरंतर सतायमान रखने के लिए जो काम किए जाते हैं उन कार्यों को कहा जाता है प्रकार्य। इसलिए इस उपागम का नाम ये दिया गया है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। इसलिए हमें इसमें हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, ऐसी संरचनाओं का अध्ययन करना है। नंबर 3, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत निवेश प्रकारों के संबंध में क्या गलत है। हित स्पष्टीकरण प्रकारों में हितों को संरचना के रूप में 4 समूह में बांटा गया है, ये कथन सही है। हित समूहीकरण के अंतर्गत आमंड राजनीतिक व्यवस्थाओं को 2 आधारों, संगठन और श्रेणी में विभक्त करता है। आमंड क्या करता है, जब हम निवेश प्रकार्य की बात करते हैं संरचना में, तो निवेश प्रकारों के अंतर्गत हित समूहीकरण का कार्य, व्यवस्था में जब दबाव समूह के माध्यम से मांगे सामने आती है तो हित समूहीकरण का कार्य जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो आमंड ये कहता है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में हित समूहीकरण के संबंध में 2 श्रेणियां हैं, एक है संगठन और दूसरी है श्रेणी। संगठन में वो दल के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करता है, तो वो 4 प्रकार की व्यवस्थाएं बताता है। एक वो कहता है, पहली जो व्यवस्था है वो है सत्तावादी, यानी एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर अपना नियंत्रण कर रखा है। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जर्मनी में जो नाजी दल था, उस नाजी दल ने पूरी की पूरी जर्मन राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण किया था। दूसरा है कि प्रभावी दल है लेकिन वो असत्तावादी है, यानी कि उस दल का प्रभाव है लेकिन वो सत्तावादी नहीं है। वो दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पूरी की पूरी उस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तीसरी जो व्यवस्था है या जो संगठन में आमंड चर्चा करता है, तीसरी है प्रतियोगी द्विदलीय व्यवस्था। प्रतियोगी द्विदलीय व्यवस्था, और ये द्विदलीय व्यवस्था यूएसए में कार्यरत है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। और चौथी जो व्यवस्था बताता है आमंड, वो है प्रतियोगी बहुदलीय व्यवस्था, जो विश्व के कई देशों में देखने को मिलती है। यहां पर अपन भारत का उदाहरण भी देख सकते हैं। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है और इन बहुदलीय
व्यवस्था में एक दो से अधिक दलों के मध्य सत्ता को लेकर प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता चलती रहती है। तीसरा, जैसे दो, ये भी जो विकल्प है वो सही है। तीसरा जो विकल्प है उसमें आमंड ये कहते हैं कि राजनीतिक संचार की तुलना मानव शरीर में होने वाले रक्त प्रवाह से की है। आमंड ये कहता है कि जिस प्रकार शरीर में रक्त का प्रभाव हृदय से अंगों की ओर और अंगों से हृदय की ओर होता है, ठीक उसी प्रकार एक राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक व्यवस्था और जो नागरिक है उनके मध्य जो मांगों का जो निवेश और जो निर्गत होता है वो भी एक संचार के रूप में होता है। चौथा इसका विकल्प है कि हित समूहीकरण व्यवस्था विश्लेषण के मनोवैज्ञानिक आयाम पर आधारित है। तो ये जो कथन है ये कथन गलत है। क्यों गलत है? हमने पहले चर्चा की थी, पहले एक सवाल आया था कि जो मनोवैज्ञानिक आयाम है वो प्रक्रिया निवेश का जो पहला प्रकार था जिसे हम राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं, जहां जो व्यक्ति है वो समाज में रहकर राजनीतिक मुद्दों से परिचित होता है या समाज में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। व्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं के प्रति, राजनीतिक प्रणाली के प्रति, शासन प्रक्रिया के प्रति, शासन प्रणाली के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाता है और उससे जुड़ाव महसूस करता है। तो ये जो चौथा विकल्प है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आमंड ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण में किस स्तर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? कि कौन सा जो स्तर है वो सबसे महत्वपूर्ण है? ये सारे जो हम देख रहे हैं, जो चारों विकल्प है वो विकल्प राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आमंड का जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। व्यवस्था अनुरक्षण और अनुकूलन का कार्य, या रूपांतरण की जो प्रक्रिया है वो, या व्यवस्था की समता, या राजनीतिक समाजीकरण, इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो अनुरक्षण का कार्य और अनुकूलन का कार्य है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया व्यवस्था अनुरक्षण और अनुकूलन को बढ़ावा देती है। और जब ये मांगे निवेश के रूप में व्यवस्था के सामने आती है तो व्यवस्था के द्वारा उन निवेश को निर्गत में बदला जाता है। और तीसरा जो काम है वो है व्यवस्था की क्षमता, कैपेसिटी। ये जो तीसरा विकल्प है ये आमंड ये कहता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये किसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए। अपना जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो विश्लेषण है उसमें कहता है आमंड कि अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था निवेश से कोई ऐसी मांग आ रही है, उस मांग का समाधान करने में सक्षम है, सामर्थ्य है, तो उसी क्षमता और सामर्थ्यता के आधार पर उस राजनीतिक व्यवस्था की मजबूती का पता लगाया जाता है। और इसके आधार पर हम जो समाजवादी देश है उनकी व्यवस्था का, या जो उदार लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, उनकी शासन व्यवस्थाओं का, या फिर हम तृतीय विश्व के जो देश है उन देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनकी तुलना कर सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं कि इन तीनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की क्षमताओं में किस प्रकार का फर्क है, भिन्नता क्या है। कई बार हम देखते हैं जैसे हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, सरकार है, वहां पर एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक सामान्य आंदोलन होता है और उस सामान्य आंदोलन के सामने ही वो सरकार उनकी मांगों के समक्ष झुक जाती है। या अभी जैसे बांग्लादेश में हुआ, विद्यार्थी समूह ने आंदोलन किया और एक चुनी हुई सरकार को अपने देश से निर्वासित होना पड़ा। तो ये उस व्यवस्था की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। तो अगर हम देखें
आमंड का जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण है उसका जो सबसे अगर महत्वपूर्ण कार्य होगा वो होगा व्यवस्था की क्षमता, कैपेबिलिटी, कि वो व्यवस्था या वो राजनीतिक व्यवस्था कितनी बलशाली है, उसमें इस बात की कितनी क्षमता है कि वो सही मांगों को स्वीकारे या गलत मांगों को अस्वीकार कर दे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के निवेश प्रकार्य संपादित किए जाते हैं। जो निवेश कार्य है जो हमने देखे कि 4 प्रकार के हैं। पहला था राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, जो मुख्यतः हमारे यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, परिवार है, शिक्षक है या अन्य कोई संगठन है, उनके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं। लोगों को राजनीतिक मुद्दों से अवगत कराना या लोगों की जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो धारणा है उस धारणा को बनाना, उसमें सकारात्मक या नकारात्मक भाव लाना। दूसरा जो निवेश प्रक्रिया है वो है हित स्पष्टीकरण, हितों को सामने लाना। और ये जो कार्य है ये मुख्यतः किया जाता है हित समूहों के द्वारा, हितों को स्पष्ट करना। समाज में अलग अलग वर्ग है, अलग अलग वर्ग की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, तो आवश्यकता है तो अलग अलग वर्ग की अलग मांग होगी। जैसे कृषक वर्ग की अलग मांग है, श्रमिक वर्ग की अलग मांग है, पूंजीपति वर्ग की अलग मांग है, या कोई व्यापारिक वर्ग है उनकी अपनी अलग मांग है। तो उन सभी वर्गों की जो मांग है उनको एक समूह के रूप में प्रस्तुत करना, वो प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो कार्य किया जाता है हित समूहों के द्वारा। तीसरा काम है हित समूहीकरण या स्वरूपीकरण। जैसे ही हित स्पष्ट हुए उन हितों को समूहकरण करने का जो काम किया जाता है वो हमने पहले भी देखा था, निवेश प्रकारों में राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। और अभी हमने राजनीतिक दलों के प्रकार भी देखे थे, पहले हित समूहों के भी प्रकार देखे थे कि हित समूह 4 प्रकार के होते हैं। और राजनीतिक दलों पर आधारित जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं भी हमने 4 प्रकार की देखी थी। तो हित समूहीकरण का काम है वो राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। और जो चौथा है निवेश कार्य वो है राजनीतिक संचार, अर्थात वह व्यवस्था या वो माध्यम जिनके माध्यम से जो मांगे राजनीतिक दलों के द्वारा समूहीकृत की गई थी उन मांगों को राजनीतिक व्यवस्था के सामने लाना, राजनीतिक व्यवस्था के सामने प्रस्तुत करना कि अब आपका काम है कि आप इनको निर्गत में कैसे बदलते हैं। तो अब हम इसके विकल्प देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है अनौपचारिक संरचनाओं के द्वारा, ये नहीं होगा। दूसरा है औपचारिक संरचनाओं के द्वारा, ये इसका सही आंसर है। तीसरा है सरकारी उप व्यवस्थाओं के द्वारा, ये भी गलत है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, अब ये जो तीनों विकल्प है, इन तीनों विकल्प में से ये पूछा है कि निवेश कार्य कौन करता है। तो अगर हम ये देखते हैं, ये जो राजनीतिक समाजीकरण के या भर्ती के साधन थे या हितों के स्पष्टीकरण के साधन थे या हित समूहीकरण के रूप में राजनीतिक दल है या राजनीतिक संचार के जो माध्यम है, वो सारी की सारी संस्थाएं अनौपचारिक संरचनाओं में आती है। औपचारिक संरचना या अनौपचारिक संरचना, इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क यह है कि औपचारिक व्यवस्था में हमेशा लिखित नियम कायदे होते हैं। अगर कहीं पर कोई औपचारिक व्यवस्था है तो इसका अर्थ है
कि वहां लिखित नियम कायदे हैं, वहां पर जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका वेतन नियत है, उनका जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उनको हटाने के तरीके निश्चित है, उसमें उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर परिवर्तन होता है तो उसकी एक प्रक्रिया है। दूसरी जो व्यवस्था है या जो संरचना हमने देखी थी वो है औपचारिक संरचना, सॉरी अनौपचारिक संरचना। अनौपचारिक संरचनाएं वो संरचनाएं होती है जिनके संबंध में कोई लिखित नियम कायदे नहीं होते हैं। व्यक्ति वहां पर स्वेच्छा से जुड़ सकता है और स्वेच्छा से उससे अलग हो सकता है। तो जुड़ना और उससे हटना ये व्यक्ति की, जो व्यक्ति जुड़ रहा है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, न उनको कोई नियत पारिश्रमिक दिया जाता है। तो आप देखिए, अब यहां अगर हम कहें कि औपचारिक का उदाहरण क्या है, औपचारिक का उदाहरण है नौकरशाही। नौकरशाही के निश्चित नियम है, वेतन है, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, कार्य कुशलता पर आधारित है, नियुक्ति की योग्यता है। लेकिन अनौपचारिक संस्था, मान लीजिए कोई हित समूह है, तो हित समूह में जुड़ना या नहीं जुड़ना ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। व्यक्ति चाहे तो जुड़े, या अगर उनको लग रहा है कि नहीं मेरे हितों के अनुरूप है तो व्यक्ति नहीं जुड़ता है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये सारे के सारे जो काम है ये अनौपचारिक संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं। सरकारी उपव्यवस्थाएं कौन सी है? सरकारी उपव्यवस्थाओं में हम देखते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सारी सरकारी उपव्यवस्थाएं, इनके द्वारा ये कार्य निवेश के नहीं किए जाते हैं। सरकारी उपव्यवस्थाएं निर्गत के कार्य करती है कि नियमों का निर्माण करना, नियमों का अनुपयोग करना, नियमों को लागू करना, उसके संबंध में कोई अधिनिर्णय या कोई न्यायिक निर्णय का कार्य है तो वो सरकारी उपव्यवस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये जो पहला जो इसका ऑप्शन है, निवेश प्रकार्य अनौपचारिक संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं। औपचारिक या सरकारी उपव्यवस्था इन कार्यों को संपादित नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये सवाल जैसे कई बार कुछ कोटेशन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि किस विद्वान ने ये कहा था। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का एक आलोचक रहा है एस.सी. फाइनर। हालांकि मैकेंजी, एस.सी. फाइनर और डब्ल्यू.जी. रुंसीमैन, इन तीनों ने कुछ कुछ मुद्दों को लेकर आमंड की आलोचना की है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जो आमंड के द्वारा दिया गया है वो एक तरह से पूंजीवादी जो देश है, अमेरिका है या ब्रिटेन है या जर्मनी है, इन देशों की शासकीय व्यवस्था का समर्थन करता है। और उन्होंने पूरा का पूरा ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कार्ल मार्क्स के परिवर्तन के सिद्धांत के विरोध में दिया है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो समाज का विकास है उस समाज का विकास सीधा नहीं होकर एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से होता है, और प्रत्येक शासकीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था आएगी उसमें किसी भी प्रकार की शासकीय व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि वो ये कहता है कि ये जो लोकतंत्र का विचार है या चुनी हुई सरकार है ये एक तरह से जनता के शोषण का एक वेद स्वरूप है। तो यहां पर फाइनर ये कहता है कि आमंड को जो कुछ कहना था उसे वे इस उपागम के प्रयोग के बगैर भी कह सकता था। अगर कहता इस सिद्धांत से हटकर तो भी उसके विचार उतने ही अधिक स्पष्ट होते हैं। लेकिन इन देशों, जो पूंजीवादी देश है, इनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या मार्क्स की विचारधारा का विरोध करने के लिए आमंड ने अपना सिद्धांत है वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक लाया, और उस सिद्धांत के माध्यम से ये जो उदार जो लोकतंत्री व्यवस्था है उस व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है। तो ये जो उपागम है ये उपागम आमंड तथा कोलमैन ने अपनी एक बुक्स थी, इसका प्रकाशन है 1960 में उन्होंने किया था, और ये जो बुक्स है वो है द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, यानी कि जो विकासशील देश थे उन विकासशील देशों की राजनीति को लेकर उन्होंने बुक्स लिखी थी। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखें कि आमंड तथा कोलमैन ने ये किताब लिखी है, लेकिन आमंड ने अपने साथी लेखकों के साथ और भी कई किताबें लिखी है। तो आप एक लिस्ट बना लो, उसमें
आमंड तथा कोलमैन, या लुशियन पाई तथा सिडनी वर्बा, या फिर आमंड तथा वर्बा। ठीक है, इनकी कौन कौन सी किताब है उनकी आप एक लिस्ट बना लो, उसको आप रट लो। नहीं तो आप एग्जाम में क्या होता है, कई बार ये 5-7 ऐसी किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है और उस समय ये लगता है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, क्योंकि सारे जो इनके जो शीर्षक है वो अपने आप में मिलते जुलते हैं। और ये जो थिंकर है वो एक ने दूसरे के साथ, दूसरे ने तीसरे के साथ में कई प्रकार की किताबों का प्रकाशन किया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रक्रियावाद से नहीं जुड़ा हुआ है। ये कई बार सवाल, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि कौन सा विद्वान व्यवस्था सिद्धांत का समर्थक रहा है, उससे जुड़ा हुआ है, कौन सा उसने, किसने इसका विरोध किया था। तो ये जो संरचनात्मक प्रक्रियावाद का सिद्धांत है, इससे आमंड जुड़े हुए हैं, डेविड एप्टर जुड़े हुए हैं और विलियम मिचेल जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को लेकर रॉबर्ट डेहल एक टिप्पणी करते हैं, यानी कि वो भी एक परिभाषा देते हैं राजनीतिक व्यवस्था की, जो डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया था। तो यहां पर ये तीनों विद्वान ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, लेकिन रॉबर्ट डेहल है वो नहीं जुड़ा हुआ है। पहले हमने जो चैप्टर लिया था उसमें रॉबर्ट डेहल ये कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का एक ऐसा चिरस्थायी ढांचा है जिसमें शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त है। तो यहां पर सही विकल्प है रॉबर्ट डेहल, जो संरचनात्मक प्रक्रियावाद से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, आमंड के संरचनात्मक प्रक्रिया मॉडल में संरक्षक ग्राहक रचना या जाल का निवेश प्रक्रिया से संबंध है। देखो, हमने पहले पढ़ा था कि संरचनात्मक प्रक्रिया मॉडल में आमंड 4 प्रकार के कार्य बताता है। पहला है राजनीतिक समाजीकरण, दूसरा है हित स्पष्टीकरण और तीसरा है हित समूहीकरण। तो हित समूहीकरण का जो काम है वो राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, लेकिन आमंड ये कहता है कि राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वो व्यक्तिगत समूहीकरण कहता है, और उन लोगों के द्वारा राजनीति के क्षेत्र में अपने कुछ ऐसे लोयल लोगों को तैयार किया जाता है जो हमेशा उनकी बातों को स्वीकार करते हैं, एक तरह से उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। तो वैसे जो लोग हैं उन लोग को हित समूहीकरण के अंतर्गत, व्यक्तिगत समूहीकरण के अंदर शामिल करते हुए आमंड ये कहता है कि वैसे जो लोग हैं जिनको कहा जाता है, और जो राजनीतिक रूप से जो शक्तिशाली लोग हैं जिनका अनुसरण दूसरे लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सत्ता में आने के बाद ऐसे लोगों को कुछ लाभ प्रदान करते हैं, जिसको आमंड ये कहता है कि वो संरक्षक ग्राहक रचना जाल है, और इसका संबंध है वो हित समूहीकरण है। इसे हम व्यक्तिगत समूहीकरण के रूप में भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के क्षेत्र में आमंड को माना जाता है। आमंड क्या है? क्या आमंड संरचनावादी है? क्या आमंड नव संरचनावादी है, प्रकार्यवादी है, या नव प्रकार्यवादी है? अब ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये समाजशास्त्र से जुड़ी हुई है। अब इनके क्या क्या अर्थ है, हम एक एक अलग इसका अर्थ देखते हैं। जैसे पहला आता है संरचनावादी। संरचनावादी का अर्थ है कि जो अपना मुख्य जोर है वो संरचना पे देते हैं। कोई विचार है, कोई वस्तु है, उसका वस्तु का अपने अन्य तत्वों के साथ, किसी विचार का अन्य विचार के साथ में किस प्रकार का संबंध है, यानी कि संरचनावादी मुख्यतया अपना जो अध्ययन है वो संरचना पे केंद्रित रखते हैं।
उनको बोलते हैं संरचनावादी। तो आमंड का जो मुख्य जो विश्लेषण था वो संरचना पे नहीं था। आमंड का मुख्य जो विचार था वो विचार था प्रकार्यों पर। तो आमंड एक तरह से क्या था, प्रकार्यवादी था। समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रकार्यवाद का अर्थ है कि समाज के जो भिन्न भिन्न अंग है वो किस प्रकार से कार्य करते हुए आपस में एक रहते हैं, तो उनके प्रकार्यों का अध्ययन करना। अब यहां पर जब संरचनावाद की आलोचना हुई तो आलोचना होने के बाद में इसका जो विकसित जो स्वरूप सामने आया था उस विकसित स्वरूप को कहा गया नव संरचनावाद। और प्रकार्य का जैसे अर्थ मैंने बताया था कि प्रकार्यों पर जोर देना। जैसे समाजशास्त्र में ये अवधारणा आई, उन्होंने ये कहा कि समाज के विभिन्न अंग है और विभिन्न अंगों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों का अध्ययन करना, विभिन्न अंगों में संबंध किस प्रकार का होता है, क्यों होता है, उनके बारे में अध्ययन करना, वो था प्रकार्यवादी। अब इसी प्रकार्यवादी की वर्तमान आवश्यकताओं के प्रतिमान के अनुसार वापस उसकी व्याख्या करना। यानी कि समाजशास्त्र में पार्सन्स ने जो विचार दिए थे उन विचारों की पुनः व्याख्या करना, और जो व्याख्या में जो विरोधी विचार है जैसे परिवर्तन और संतुलन है, संघर्ष और सहयोग है, व्यक्तिगतता या सामूहिकता है, इनका अध्ययन करना, इनका एक साथ अध्ययन करना, उसको कहा गया है नव प्रकार्यवादी विचारधारा। तो यहां पर जो ये ऑप्शन है कि आमंड राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के क्षेत्र में आमंड को प्रकार्यवादी कहा जाता है, क्योंकि आमंड ने जो अपना सिद्धांत दिया था संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, उसमें उनका मुख्य जोर संरचनाओं के द्वारा जो प्रकार्य किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उस पर था। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भारत के किस विद्वान की कौन सी कृति संरचनात्मक प्रकार्यवाद पद्धति के आधार पर लिखी गई है? तो इसमें 3 बुक्स है। पहली अतुल कोहली की है, डेमोक्रेसी एंड इट्स डिसकंटिन्यूएंस। योगेंद्र यादव की है, क्राफ्टिंग स्टेट नेशंस। रजनी कोठारी की है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। और पॉल ब्रॉस की है, फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है रजनी कोठारी की किताब है जो पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो संरचनात्मक प्रकार्यवात्मक पद्धति के आधार पर लिखी गई है। और उसमें उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में जो संरचनाएं हैं उन संरचनाओं के द्वारा किस किस प्रकार से प्रकार्य किए जाते हैं, राजनीतिक दल है, जाति व्यवस्था है या राज्यों की राजनीति है, उनके अलग अलग उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रजनी कोठारी, पॉलिटिक्स इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में किसे विशेषता नहीं माना है? आमंड ये कहता है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की सार्वभौमिकता है, यानी कि राजनीतिक व्यवस्थाओं लगभग विश्व के प्रत्येक देश में राजनीतिक व्यवस्था या जो हम राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंग पढ़ते हैं या जो संरचनाएं हम देखते हैं वो सभी जगह पाई जाती है। उन संरचनाओं के द्वारा सभी प्रकार के एक जैसे कार्य किए जाते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, चाहे यूरोपीय हो, आंग्ल अमेरिकी व्यवस्था हो या तृतीय विकासशील के जो देश है उनकी व्यवस्था, उनके द्वारा भी किए जाते हैं। और ये जो किए जाते हैं इनमें राजनीतिक संरचनाओं की एकल कार्यता नहीं है, इनकी बहुकार्यता है। यानी कि एक संरचना के द्वारा केवल एक प्रकार का कार्य किया जाता ये जरूरी नहीं है। एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्यों को भी संपादित किया जाता है, एक से अधिक कार्यों को भी संपादित किया जाता है। और इन राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित स्वरूप पाया जाता है। ये परंपरागत कार्य भी करती है और इनके द्वारा आधुनिक कार्य भी किया जाता है। जरूरी नहीं हो कि केवल और केवल एक ही प्रकार का परंपरागत कार्य करे, इनका मिश्रित स्वरूप है। हो सकता है कुछ कार्य आधुनिक स्वरूप को लेकर हो सकता है कुछ कार्य उसके परंपरागत स्वरूप को लेकर हो।
नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है, निम्न में से किसका ये मत है कि सामाजिक एकीकरण को संभव बनाने वाली औचित्यपूर्ण शक्ति है। और ये जो कहना था वो कहना था गैब्रियल आमंड का। गैब्रियल आमंड ये कहता है कि सामाजिक एकीकरण को संभव बनाने वाली शक्ति है वो औचित्यपूर्ण शक्ति है। इसका अर्थ है कि समाज के ऊपर यदि नियंत्रण लाना है या एक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा अपने कार्यों की वैधता प्राप्त करनी है तो वो वैधता तभी होगी जब उस राजनीतिक व्यवस्था के जो समाज के लोग हैं वो एक ऐसी सरकार का चुनाव करते हैं और वो सरकार, चुनी हुई सरकार, उन वैध शक्तियों का प्रयोग करती है। इसलिए जो सरकार शक्ति का प्रयोग करती है वो कैसी, वो केवल शक्ति नहीं है, वो एक औचित्यपूर्ण शक्ति है। औचित्यपूर्ण शक्ति क्यों है? क्योंकि सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उस सरकार का चुनाव किया गया है। इसलिए गैब्रियल आमंड ये कहता है कि सामाजिक एकीकरण को संभव बनाने वाली शक्ति औचित्यपूर्ण शक्ति है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक संरचनाओं को अंत्यक्रियाओं के औचित्यपूर्ण प्रतिरूप के रूप में विवेचित करता है? इसका भी सही आंसर है गैब्रियल आमंड है। गैब्रियल आमंड ये कहता है कि राजनीतिक संरचना में जो अंत्यक्रिया होती है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, प्रत्येक के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य औचित्यपूर्ण प्रतिरूप। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अंग को ऐसा कार्य सौंपा गया है, इसलिए वो उन अंत्यक्रियाओं को संपादित करता है। वो उसका औचित्यपूर्ण प्रतिरूप है, लेजिटिमेट है, क्योंकि उसके पास जो शक्ति है वो शक्ति औचित्यपूर्ण शक्ति है। इसलिए गैब्रियल आमंड ने अंत्यक्रियाओं के औचित्यपूर्ण प्रतिरूप के रूप में है वो इसको विवेचित किया है या उनके द्वारा ऐसी विवेचना की गई है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गैब्रियल आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के का निवेश प्रकार बताएं। कौन कौन से निवेश प्रकार थे? तो हम देखो, संरचनात्मक जो प्रक्रियात्मक सिद्धांत है उसमें निवेश और निर्गत, निवेश के जो कार्य है वो यहां पर देख, इस सवाल में देखने को हमें मिल रहे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण और भर्तीकरण, ये सारे के सारे निवेश कार्य है। और ये जो प्रक्रिया है राजनीतिक समाजीकरण की, ये प्रक्रिया राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होने का संकेत करती है। दूसरा निवेश कार्य हित स्पष्टीकरण, हितों को स्पष्ट करना दबाव समूह के माध्यम से, हित समूहों के माध्यम से। और तीसरा है हित स्वरूपीकरण, उन हितों को स्वरूप में या समूह के रूप में प्रस्तुत करना, और यह काम है राजनीतिक दलों का। और फिर आता है नियम निर्माण। ये जो काम है ये कार्य निर्गत में शामिल होता है, या जो निर्गत कार्य है उनमें शामिल होता है। ये कार्य निवेश में शामिल नहीं है। इसका जो चौथा जो निवेश कार्य था वो निवेश कार्य चौथा था, चौथा निवेश कार्य राजनीतिक संचार, यानी कि जिन मांगों को समूहीकृत किया गया है उनको व्यवस्था के सामने जिस माध्यम से लाया जाता है उस माध्यम को हम कहते हैं राजनीतिक संचार। ठीक है, तो चार प्रकार के कार्य निवेश में आते हैं: राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण
और राजनीतिक संचार, और 3 प्रकार के जो कार्य, तो टोटल 7 प्रकार के प्रकार्य आमंड के द्वारा बताए जाते हैं। तो उसमें जो निर्बत में जो पहला कार्य है वो है नियम निर्माण, दूसरा है नियम अनुप्रयोग, और तीसरा जो काम है वो है नियम अधिनिर्णयन। नियम निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, नियम निर्माण व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर विधानमंडल करते हैं, कार्यपालिका नियम अनुप्रयोग करती है, उनको लागू करती है, और न्यायपालिका के द्वारा नियम अधिनिर्णय का कार्य किया जाता है। और ये सारे के सारे जो कार्य है ये कार्य निर्गत में आते हैं। और ये जो हमने कार्य पढ़े हैं ये कार्य जो 4 थे, हित स्पष्टीकरण, हित स्वरूपीकरण, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, और राजनीतिक संचार, ये कार्य आते हैं निवेश के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य गैब्रियल आमंड के निर्गत प्रकार्य में शामिल नहीं है? अभी हमने देखा था नियम निर्माण विधायिका के द्वारा किया जाता है तो निर्गत कार्यों में शामिल है, और नियम निर्माण, कानून निर्माण, नियमों विनियमों और कानूनों का निर्माण व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। नियम प्रयोग कार्यपालिका या सरकार करती है, कार्यपालिका या सरकार के द्वारा किया जाता है। ये जो काम करते हैं ये काम किया जाता है विधायिका के द्वारा, और नियम निर्धारण या जो नियम अधिनिर्णयन है ये काम किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और राजनीतिक संचार का जो काम है वो हमने पहले ये देखा था कि ये जो काम है ये काम निवेश में शामिल है, और राजनीतिक संचार के माध्यम से ही मांगे राजनीतिक व्यवस्था के पास आती है और राजनीतिक व्यवस्था उसको निर्गत के रूप में परिणत करती है, और निर्गत में परिणत करने का जो काम है वो कार्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आमंड स्वयं में निवेश तत्व न मानते हुए उसे निवेश तत्वों, मांग एवं स्वरूप का निर्धारण एवं उदासीनता या उग्रता की मात्रा का नियामक तत्व मानता है? तो देखो, हित स्पष्टीकरण का काम दबाव समूह के द्वारा किया जाता है, तो दबाव समूह उसकी उदासीनता या उग्रता, तो अब मांग किसने रखी थी? मांग एक राजनीतिक व्यवस्था के लोगों के द्वारा पेश की गई थी। तो हित समूह यह कार्य कर रहा है तो यह स्वयं तो नहीं होगा। हित समूहीकरण का जो काम किया जाता है वो किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, और ये राजनीतिक समाजीकरण के स्तर पे नहीं है। और राजनीतिक दल स्वयं कोई मांग राजनीतिक व्यवस्था के प्रति स्वयं की मांग नहीं होती है, वो मांग होती है समाज के जो अन्य लोग हैं, वो लोग जो उस राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं और वो मांग दे रहे हैं। तो राजनीतिक दलों का उस मांग के संबंध में इतना ही कार्य है कि उन मांग को एक समूह के रूप में पिरोना, उसका सूत्रीकरण करना। और राजनीतिक संचार की प्रक्रिया में तो मांग है वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में हमने ये देखा कि समाजीकरण में राजनीतिक संस्कृति शामिल है। जब राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती है, और उसमें भी हमने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति पढ़ी है कि संकीर्ण है, अधीन है, सहभागी है। और अगर सहभागी राजनीतिक संस्कृति है तो उस संस्कृति में जो राजनीतिक व्यवस्था के जो लोग हैं वो स्वयं या तो
राजनीतिक व्यवस्था के मुद्दों के प्रति उदासीन होंगे, उनको ज्ञान होगा, या वो अनभिज्ञ होंगे, या उन मुद्दों के प्रति स्वयं है वो क्या होंगे, उग्रता का रूप लिए हुए होंगे। वो स्वयं यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के लोग स्वयं उन मांगों के प्रति अपना क्या नजरिया रखते हैं। इसलिए आमंड ये कहता है कि निवेश तत्व नियम मानते हुए उससे निवेश तत्वों में मांग एवं समर्थन का स्वरूप निर्धारण एवं उदासीनता या उग्रता की मात्रा का नियामक तत्व मानता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसकी उदासीनता या उग्रता की मात्रा का जो नियामक है, वो नियामक एक राजनीतिक व्यवस्था के लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये कार्य राजनीतिक संस्कृति के स्तर पर किया जाता है, और संस्कृति ही राजनीतिक समाजीकरण से पहले की प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक समाजीकरण। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से किसे आमंड ने मानव शरीर में होने वाले रक्त प्रवाह की भांति माना है। ये हमने पहले ही देख लिया कि जो कार्ल डायस का जो राजनीतिक संचार का सिद्धांत है, उस राजनीतिक संचार के सिद्धांत में जिस प्रकार शरीर में रक्त का संचार होता है, उसी प्रकार आमंड ये कहता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष जो मांगे आती है, वो मांगे समाजीकरण के माध्यम से दबाव समूह के द्वारा स्पष्टीकरण होते हुए राजनीतिक दलों के द्वारा व्यवस्था के समक्ष लाई जाती है। तो ये जो संचार की प्रक्रिया है, इसको वो कहता है कि ये उसी प्रकार व्यवस्था में जिस प्रकार एक शरीर में रक्त का संचार होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से किसे मांगों के प्रतिपादन या सूत्रीकरण की संज्ञा दी जाती है। मांगों का प्रतिपादन करना या उनका सूत्रीकरण करना, तो ये आता है हित स्पष्टीकरण में। प्रतिपादन करना यानी कि मांगे राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष लाना कि ये हमारी मांग है। तो जैसे ही वो मांग राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है, तो सबसे पहले दबाव समूह क्या करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं कि मान लीजिए कृषक समुदाय है, व्यापारिक समुदाय है, वो समुदाय क्या करता है, जब मांगे रखता है तो उस समुदाय के जो विशिष्ट सदस्य होते हैं वो उसको मांगों को और अधिक स्पष्ट करते हैं, एक प्रेशर ग्रुप बनाकर राजनीतिक दलों के सामने लाते हैं, ताकि वो जो उनकी मांग है उस मांग का प्रभावी समाधान किया जा सके। तो इसलिए हित स्पष्टीकरण की जो प्रक्रिया है वो मांगों के प्रतिपादन या सूत्रीकरण का जो स्तर है उस स्तर को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आमंड के व्यवस्थाओं की समताओं अर्थात निर्गत तत्वों के रूप में 4 प्रकार की समताओं के संबंध में सारणी 1 और सारणी 2 को सम्मिलित कीजिए। अब देखो, हमने पहले ये देखा था कि आमंड राजनीतिक व्यवस्था में किस कार्य को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, तो वो मानता है किसी भी व्यवस्था की क्षमता को, कैपेसिटी को, कि वो राजनीतिक व्यवस्था उस राजनीतिक व्यवस्था में आने वाले दबावों का किस प्रकार से सामना करती है, उस मांगों का नियमन या नियंत्रण किस प्रकार से करती है। तो वो तो या तो कैसे करेगी, तो पहला आता है निकासीय नियंत्रण, जैसे नागरिकों से कर वसूली करना। अगर राजनीतिक व्यवस्था लोगों से अगर कर वसूलने का कार्य नहीं करेगी तो उस राजनीतिक व्यवस्था का बजट कैसा होगा, आर्थिक प्रबंधन कैसा होगा, बजट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। इसलिए कर वसूलना भी एक तरह से उस व्यवस्था के द्वारा नियामक या नियंत्रण का कार्य किया जाता है। दूसरा आता है व्यवस्थाकारी, मानव का व्यवहार नियंत्रित करना। अगर राजनीतिक व्यवस्था इतनी सामर्थ्यवान है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो मानव के व्यवहार को नियंत्रित कर सके, तो व्यवस्थाकारी जो व्यवस्था है उसमें मानव के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है कि मानवीय व्यवहार या जो राजनीतिक व्यवस्था के जो लोग हैं, कहीं वो राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती तो नहीं दे रहे हैं या कोई ऐसी मांग को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव तो नहीं डाल रहे हैं। अगर ऐसा दबाव डाल रहे हैं या उस राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध अगर विद्रोह करते हैं, तो वो क्या करेगी, राजनीतिक व्यवस्था उनके ऊपर व्यवस्थाकारी उपायों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है।
या फिर अगर नियंत्रण करना हो तो वो वस्तुओं का, सेवाओं का, मूल्यों का आवंटन करती है और उस आवंटन के माध्यम से उनकी जो मांगे हैं वो मांगे कुछ हद तक पूरी की जाती है या पूरी करते हुए उसको नियंत्रित किया जाता है। और फिर होता है उत्तरदायी या प्रतीकात्मक, की कोई मांग थी, उस मांग के संबंध में सरकार ने क्या की या व्यवस्था ने क्या किया, नीतियों की घोषणा कर दी, नीतियों की घोषणा कर दी। तो वो नीतियों की घोषणा है, उसके माध्यम से व्यवस्था से जो आने वाली जो मांग है उस मांग को पूरा किया गया है। तो इसमें निकासीय कर वसूली से, व्यवस्थाकारी मानव का व्यवहार का नियंत्रण, वितरणात्मक वस्तुओं सेवाओं का मूल्यों के आवंटन से संबंधित, और नीतियों का निर्माण है वो उत्तरदायी प्रतीकात्मक से संबंधित है। तो ये जो पहला जो आंसर है ये इसमें सही ऑप्शन है, ये चारों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, गैब्रियल आमंड के द्वारा किसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित शर्तों में किन प्रक्रियात्मक शर्तों को शामिल किया गया है। आमंड ये कहता है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था सुचारू और प्रभावी रूप से तभी कार्य करेगी जब वो ये चारों प्रकार के कार्य करती है। अगर व्यवस्था हस्तांतरणीय प्रकार्य, योग्यता प्रकार्य या ग्रहणशीलता या रखरखाव या मेंटेनेंस का कार्य, इसमें से एक भी कार्य या शर्त को अगर पूरा नहीं करती है तो वो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो व्यवस्था जो मांग है, जो निवेश है, उनका प्रभावी तरीके से सामना नहीं कर पाएगी, उन मांगों का प्रभावी तरीके से निर्गत के रूप में नहीं बदला जा सकेगा। इसलिए आमंड के प्रक्रियात्मक शर्तों में हस्तांतरण प्रकार्य भी शामिल है, योग्यता प्रकार्य भी शामिल है, ग्रहणशीलता से भी संबंध प्रकार्य शामिल है और रखरखाव या मेंटेनेंस का प्रकार्य भी शामिल है। तो ये आज का जो हमारा चैप्टर था संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक उपागम आमंड का, उससे संबंधित हमने जो कुछ एमसीक्यू थे वो हमने सॉल्व किए हैं। हो सकता है कुछ एग्जाम में इसमें आए हुए हो या इससे रिलेटेड हो सकता है आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसमें कोई सवाल आ सकता है। तो इससे संबंधित जो भी जैसी भी जिज्ञासा थी हमने उस जिज्ञासा को हल करने का प्रयास किया है, उसको ज्ञान के रूप में प्रकट करने का प्रयास किया है। तो आप में से जो कई है जो हमसे जुड़े हुए, इस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल लेक्चरर की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक कहना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो राजनीति की एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ। हमारे यहाँ पे जो विधानमंडल की जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई में दो पक्ष होते हैं, दो प्रक्रियागत चीजें होती है, एक होता है प्रश्न काल और एक शून्य काल। हालांकि राजनीति से जुड़ा हुआ इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट भी स्पष्ट होगा कि दोनों में क्या फर्क है। प्रश्न काल और शून्य काल, शून्य काल का अर्थ होता है कि 12 बजे का समय, और जब विधानमंडल की कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई में विपक्ष है वो सरकार से सवाल पूछता है, हो सकता है सत्ता पक्ष भी पूछ सकता है, लेकिन शून्य काल में जवाब देने की बाध्यता सरकार की नहीं होती है। जो भी मंत्रीगण है वो हो सकता है जवाब दे या नहीं दे, जैसा उनको पास जानकारी वैसा भी दे सकते हैं, हो सकता है विपक्ष संतुष्ट नहीं हो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब प्रश्नकाल आता है तो उस समय सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई विपक्ष से सवाल आया है उसका जवाब देना सरकार को अनिवार्य होता है। अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो सरकार की आलोचना मानी जाती है और ये कहा जाता है कि उस सरकार का प्रशासन पर है वो नियंत्रण नहीं है, पकड़ नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने 12th के बाद अपनी जो भी पढ़ाई की है वो आपका शून्य काल था, उसमें किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आपके कितने परसेंटेज है, आपने कितने घंटे पढ़ाई की, क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपका शून्य काल पूरा होता है तो आपका प्रश्न काल शुरू होता है। आपसे लोग पूछते हैं, आपके रिश्तेदार पूछते हैं, परिवार के सदस्य पूछते हैं, आपका रिजल्ट आता है, तब आप हो सकता है रिजल्ट अच्छा हो लेकिन आप मान लीजिए किन्हीं कारणों से अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो आप लोगों से मिलने से कतराते हैं,
कि यार कोई मुझे ये नहीं पूछ ले कि रिजल्ट कैसा रहा क्या रहा, ठीक है। तो हम रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद है वो सामने आते हैं, तो लोग तो पूछते हैं उनका काम है, लेकिन हम खुद से भी तो पूछते हैं ना कि हमने क्या कार्य किया, कितनी पढ़ाई की, कैसे की। तो इसलिए प्रश्न काल का सामना करने के लिए आपको पूर्ण मनोयोग के साथ, तल्लीनता के साथ आपको तैयारी करनी होगी। आपको जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में ईमानदारी के साथ आपको प्रयास करना होगा। देखो एक चीज है, कई बार हम देखते हैं आज प्रत्येक शहर में, यहाँ तक कि गांव गांव तक लाइब्रेरी खुल गई है, लोग तैयारी कर रहे हैं। हम भी तैयारी करते थे, हमने ज़्यादा लाइब्रेरी वगैरह का इतना प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब लोगों से पूछते थे कि कहाँ जा रहे हो, तो लाइब्रेरी जा रहे हैं। कई लोग तो सुबह जल्दी उठकर लाइब्रेरी में जाके सोते हैं और फिर कहते हैं कि हम सुबह 6 बजे गए थे और 10 बजे तक पढ़ाई की। अब कोई उनसे ये पूछे कि आपने जो एक जो निष्पक्ष मूल्यांकन होता है वो अगर करें स्वयं से कि मैं 6 बजे गया, 12 बजे तक वहां था, मैंने कितनी पढ़ाई की, क्या पढ़ा, तो परिणाम सामने आता है। इसलिए आप मेहनत कीजिए लेकिन ईमानदारी के साथ। हाँ, तब आपकी शिकायत होती है आपने ईमानदारी के साथ में मेहनत की, आपने इतना सिलेबस कवर किया, इस प्रकार से पढ़ा, उसके बाद अगर आपको परिणाम नहीं मिलता है तो भी वो थोड़ा दुखदाई है। इसलिए ऐसी भ्रांतियों से बचने, स्थिति से बचने के लिए आप ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। जब आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो ही आपकी जो सफलता है वो कदम चूमेगी। और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हो सकता है परिणाम एक दो बार नकारात्मक रहे, लेकिन हमेशा नकारात्मक नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोगों से अंत में एक मैं निवेदन करूंगा कि हमारा ये चैनल है, शुरुआत है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमसे वो जुड़े रहें। धन्यवाद।